नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। नाटकों की श्रृंखला में मैंने कई महत्वपूर्ण नाटकों पर चर्चा कर लिया था, चाहे वह अंधेर नगरी नाटक हो, आषाढ़ का एक दिन नाटक हो, भारत दुर्दशा नाटक हो या फिर जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी नाटक हो। उसी की श्रृंखला में हम लोग रोज़ आगे बढ़ते और लंबा व्याख्यान प्रस्तुत करता मैं, लेकिन कुछ KBS NBS की जो परीक्षाएं हुई हैं या CU ET PG की जो परीक्षाएं हुई हैं उसके संदर्भ में भी चीज़ों को बताना आवश्यक था। तो इसलिए जो है वो नाटकों की श्रृंखला जो है वो थोड़ी बीच उसकी कड़ी जो है वो टूट गई थी। आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक है, जो कि 1928 में लिखा गया 4 अंकों का एक प्रमुख नाटक है। और एक सशक्त विधाकार के रूप में जयशंकर प्रसाद के नाटक में क्या मुख्य योगदान रहा है उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि नाटक जो विधा है वह किस प्रकार से कहानी विधा, उपन्यास विधा से उसको पीछे छोड़ती हुई आज आगे बढ़ गई है, क्योंकि नाटक ही एक ऐसी विधा है जिसको जब रंगमंच पर अभिनेता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसके जो संवाद हैं, हाव भाव, शैली है, वह सीधे जो है वह जनता के हृदय से सीधा जुड़ जाती है। दूसरी तरफ जयशंकर प्रसाद का यह जो चंद्रगुप्त नाटक है वह राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण एवं पुनरुत्थानवाद को लेकर लिखा गया। कैसे? जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार थे, यह हम सभी लोगों को पता है, और इतिहास में ही उन्होंने कल्पनाओं का समावेश किया है। इसलिए जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वह इतिहास का सृजनात्मक प्रयोग करते हैं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार थे। उन्होंने इतिहास के उस अप्रकाशित अंशों को आधार बना के, चाहे आप देख लीजिए गुप्त काल हो, मौर्य वंश हो, हर्ष काल हो, उसकी महानता को उठा के वर्तमान समय के आदर्श को जो है वो संगठित करने का प्रयास किया है। मौर्य काल हो, हर्ष काल हो, गुप्त काल हो, ये सभी काल अपने आप में एक अतीत, स्वर्णिम अतीत, गौरवगान, अपनी एक अलग पहचान को बनाकर रखे थे। ये ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृत, साहित्य, सभी चीज़ों में इनका समावेशी रूप से विकास देखने को मिलता है। इसी कारण जयशंकर प्रसाद जो हैं वो ऐतिहासिक नाटककार थे और इतिहास को आधार बना के उन्होंने वर्तमान समय के विशाख एक नाटक उनका है, उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि कोई भी जाति इतिहास का अनुशीलन तब करती है जब वह वर्तमान के आदर्श को संगठित करना चाहती है। किसी भी प्राचीन काल, चाहे वह गुप्त काल हो जिसका स्वर्णिम इतिहास रहा हो, ऐसे ही अप्रकाशित अंशों एवं तथ्यों को आधार बनाकर मैंने अपने नाटकों में स्थान दिया है। जयशंकर प्रसाद जो नाटककार थे वह राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण एवं पुनरुत्थानवाद के प्रमुख नाटककार देखने को मिलते हैं। उन्होंने इतिहास में कल्पना का प्रयोग किया और जाहिर सी बात है कि इतिहास और साहित्य में अलग अलग चीज़ें हैं। इतिहास में तथ्यों एवं घटनाओं का जो है वह सटीक प्रयोग होता है, जबकि साहित्य में इतिहास का कल्पना के साथ सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद ने इतिहास के अप्रकाशित अंशों को तो आधार बनाया, लेकिन उस इतिहास के तथ्यों को तोड़ने एवं मरोड़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया है। कल्पना का सृजनात्मक प्रयोग तो उनके नाटकों में देखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तथ्यों को तोड़ने एवं मरोड़ने का प्रयास उन्होंने बिल्कुल नहीं भी किया। उन्होंने एक नाटक लिखा था यशोधर्म देव। जब जयशंकर प्रसाद को यह पता चला कि यह नाटक जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अब गलत तरीके से बताई गई हैं, जो आधार बनाया गया है उसकी तिथियां या घटनाएं जो हैं वह सटीक नहीं बैठती हैं, तो उन्होंने उस नाटक को नष्ट कर दिया। जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त हो, चाहे स्कंदगुप्त हो, राजश्री हो,
सभी जो है वह अतीत के गौरव गान को, भारत की उस गौरवशाली परंपरा को, आर्यवत सनातन धर्म की उस परंपरा को उजागर करके वर्तमान समय के आदर्श को संगठित करने का प्रयास करती हैं। चलते हैं हम लोग नाटक पर। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण का तो समन्वय देखने को मिलता ही है। प्रथम अंक में जैसे यह नाटक जो 4 अंकों में विभाजित है। प्रथम अंक में आप देखेंगे कि यवनों के आक्रमण की सूचना, सिकंदर जो है भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। प्रथम अंक में जो है तक्षशिला का गुरुकुल मठ है, वहीं पे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि भारत की पराधीनता में जो मुख्य हाथ रहा है वह आम्भीक जैसे शासक जो हैं, जो कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो है वो राष्ट्र की भी बलि देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी सब सारी मूल विडंबनाओं को नाटक के प्रथम अंक में दिखाया गया है। एक ऐसा राजा पंजाब का पोरस जो कि सिकंदर से लोहा लेना चाहता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, आपसी कलह के कारण, अलगाववाद के कारण, सांप्रदायिक मतभेद के कारण उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। नाटक के प्रथम अंक में जो है चाणक्य, आम्भीक, सिंहरण और चंद्रगुप्त जो है मंच पे आते हैं। चाणक्य कहता है कि मैं तुम लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ही रुका था। जाहिर सी बात है कि चाणक्य जो है वह तक्षशिला से ही पढ़ता है, वहीं से स्नातक परस्नातक करता है और बाद में वहीं का शिक्षक बनता है। सिंहरण जो है वह समझता है कि राष्ट्रीय जागरण में जो राजनीतिक परिस्थितियों में आपसी कलह है, इसको यदि सुधारा नहीं गया है तो राष्ट्र जो है वह पराधीनता की ओर उन्मुख हो जाएगा। इसीलिए वह कहता है चाणक्य से कि अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना अस्त्र शास्त्र की है। और आम्भीक जो है वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यवनों से समझौता करने को तैयार है। आम्भीक कहता भी है चाणक्य को कि मेरे अन्न पर पलने वाले, अब तुम मुझे सारी चीजों को समझाओगे। तो चाणक्य कहता है कि ब्राह्मण न किसी के राज्य में पलता है, न किसी के अन्न पर जीता है, वह स्वराज में विचरता है और अमृत पीकर स्थितियों को जो है वह सही करता है। चंद्रगुप्त जो है वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को नहीं देखता है। वह जो है कहता है कि संसार भर की शिक्षा नीति मैंने यही जानी है, आर्य की आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। संसार भर की शिक्षा नीति मैंने यही जानी है। आगे चलते हैं। नाटक के प्रथम अंक में ही जो है सिंहरण और अलका का भी संवाद देखने को मिलता है। अलका जो ये पात्र जयशंकर प्रसाद द्वारा इसमें दिखाया गया है, चाहे अलका हो चाहे कार्नेलिया हो, इन सभी पात्रों के माध्यम से, चाहे सुवासनी हो, इन सभी पात्रों के माध्यम से उन्होंने नारी मूल्यों की स्थापना करके साथ ही साथ स्थितियां किस प्रकार से अदलती बदलती रहती हैं उसके संदर्भ में बताया गया है। जहां एक और आम्भीक जो कि अलका का ही भाई है, वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए राष्ट्र की बल देने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं अलका जो है वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने घर को त्यागने के लिए बात कहती है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, अपने प्रसाद को छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि उसके लिए जो है वह राष्ट्र प्रेम जरूरी है। सिंहरण से उसका वार्तालाप होता है, इसीलिए सिंहरण कहता है कि मानो कब दानों से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर हृदय वाला हो जाए
या कहा नहीं जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्या और अनागत भविष्य के लिए डर क्या, और वर्तमान को तो मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा। तो ये सब सारी स्थितियां प्रथम अंक में देखने को मिलती हैं। नाटक की जो मूल संवेदना है वह कई स्तरों पर उठकर आती है। जयशंकर प्रसाद के नाटक जो हैं उस पर आक्षेप लगाया जाता रहा है। शिवदान सिंह चौहान जैसे प्रमुख आलोचक कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद जो थे वह वस्तुतः नाटककार थे ही नहीं। तो वहीं अभिनव भारत में डॉक्टर चतुर्वेदी कहते हैं कि अभिनेता की दृष्टि से, रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद के नाटक जो हैं वह चुनौतीपूर्ण हैं। उनको रंगमंच पर खेला जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि जिस नाटक में पात्रों की अतिशयता हो, गीतों की इतनी भरमार हो, भाषा की क्लिष्टता हो और लंबे अंतराल को दिखाया जाए, तो वह थोड़ा बहुत रंगमंच पे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन इन आक्षेपों को जो है वो जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि यह मेरी कमी नहीं है, यह रंगमंच की कमी है। अगर आप मेरे नाटकों को रंगमंच पे नहीं उतार पा रहे हैं तो यह आपकी कमी है। नाटक रंगमंच के लिए होना चाहिए, न कि रंगमंच नाटक के लिए। इसी प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं चंद्रगुप्त नाटक में। चंद्रगुप्त के प्रथम अंक में मैंने बात कर लिया। यह जो जिस परिवेश में लिखा गया था 1928, स्कंदगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक जो है वह 1931 में लिखा गया नाटक, उस समय के स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ों को स्पष्ट करते हुए चलता है। कैसे कि जिस प्रकार सांप्रदायिकता की आग में बौद्ध जनता एवं ब्राह्मण जनता आपसी मतभेद, आपसी कलह के कारण जो है आज बटी हुई थी, जिसका फायदा उठाकर यवन आक्रमणकारी जो है भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में जो दिखाया गया है कि अंग्रेज भी हिंदू जनता एवं मुस्लिम जनता जिस प्रकार से आपसी कलह, आपसी मतभेद के कारण बटी हुई थी, उसी का फायदा उठाकर अंग्रेजी शोषणकारी जो नीतियां थी, उन्होंने सिर्फ न केवल आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पे हमारा शोषण किया, अपितु चौतरफा शोषण अंग्रेजों ने किया और हमारे बीच धार्मिक उन्माद को फैलाकर हमारे सांस्कृतिक शोषण भी उन्होंने किया है। उसी सारी सब विडंबनाओं को जो है वह जयशंकर प्रसाद के नाटक में हमको देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद का यह नाटक जो है उस समय तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से भी प्रभावित देखने को मिलता है। जैसे गांधी विचारधारा से कई लोग प्रभावित थे। उसी गांधीवादी विचारधारा में जहां एक और अहिंसा को महत्व दिया जा रहा था, तो गांधी जी स्वयं भी कहते हैं कि यदि यह अहिंसा कायरता को प्राप्त कर लेती है तो यह ऐसी अहिंसा मुझे स्वीकार नहीं है। इसीलिए चाणक्य कहता है कि जो बौद्ध धर्म एक निरीह प्राणी के मात्र हत्या से जो है वह डर जा रही है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो वह किस प्रकार से अपने प्राणों का न्यौछावर करेगी राष्ट्र प्रेम के लिए। और अहिंसा जब कायरता के समीप हो जाती है तब सारी स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं। इसीलिए जो है यदि राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो उसमें जो है वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का तो त्याग करना ही है, साथ ही साथ अपने आप को सशक्त बनाना है। चंद्रगुप्त, सिंहरण, ये पात्र जो हैं उसी की प्रतिमूर्ति हैं। सुहासिनी हो या अलका पात्र हो, ये सभी पात्र भी अपने आप में जो है वह नारी मूल्यों की स्थापना तो कर ही रहे थे। जैसे सुहासिनी आती है तो कहती है कि
तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? अधरों के मधुर कगारों में, कलकल के धन गुंजारों में, मधुसरता सी अपनी यह तरल हंसी पीते रहते हो क्यों? बेला की विभ्रम बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली। इस तरीके से जो है वह सुहासिनी गीत गाती है। और सुहासिनी जो है वह संभवतः जो है वह अपने पेट की ज्वाला से आज नंद के राजवंश में नर्तकी बन गई है। राक्षस से जो है उसका आकर्षण है। राक्षस भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश को बेच खाने का काम करने के लिए आज प्रतिबद्ध है। वह कहता है, निकल मत बाहर ओ दुर्बल आ, लगेगा तुझे हंसी का शीत, चपला से भी भयभीत। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक में। ये सब दिखाया गया है उस समय के मूल्यों को स्थापना करने के लिए कि किस प्रकार से जो है हम अपनी जो खोई हुई अस्मिता है, जो भारत की प्राचीन हम लोगों के अतीत का गौरवगान रहा है, उस अतीत के गौरवगान किस प्रकार से धूमिल होता गया और उसका फ़ायदा उठा के चाहे यवन आक्रमणकारी हों या फिर अंग्रेज़ों की नीतियां हों, हमको आपस में बांट कर फूट डालो, राज करो, हमारा चौतरफा शोषण कर रही थी। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक उदार राष्ट्रीयता देखने को मिलती है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है कि जिस नाटक में विदेशी पात्र भी भारत की प्रशंसा करने लगे, उस राष्ट्र का अतीत निश्चित रूप से स्वर्णिम रहा होगा। कार्नेलिया जो कि विदेशी पात्र है, सेल्यूकस की पुत्री है और सेल्यूकस जो है वह सिकंदर का सेनापति है, वह भी भारत भूमि की प्रशंसा करती है। वह कहती है कि मुझे इस भारत देश से अपने जन्मभूमि के समान प्रेम होता जा रहा है। यह भारत देश स्वप्नों का देश है, ज्ञान एवं विज्ञान की जो है पालना है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही, तरशिखा मनोहर छिटका कुमकुम पर आज हरियाली सारा। कार्नेलिया जो कि विदेशी पात्र है, वह भी भारत की महिमा से प्रभावित है और वह कहती है कि सभी देश जो है वो मानवों की भूमि है, भारत जो है वह मानवता की जन्मभूमि है। और यही हमारे आदर्श और यही हमारी संस्कृति और यही हमारी सभ्यता रही है। और चंद्रगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद ने इसी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया है। नाटक में पात्र सिकंदर भी आता है। वह कहता है कि मैं तलवार खींचे इस भारत देश में आया था, लेकिन आज हृदय देकर जाता हूं। वह भी भारत की जो है वो गौरवगान, इसकी यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, इन सारी चीज़ों से प्रभावित है, यहाँ की कला से प्रभावित है, यहाँ के लोगों से प्रभावित है। चंद्रगुप्त जैसा पात्र जो है वह चंद्रगुप्त जैसा पात्र हो, सिंहरण जैसा पात्र हो, या फिर आप बात करें चाणक्य जैसे पात्र हो, जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। ये सब सारी स्थितियों को दिखाया गया है इसमें चंद्रगुप्त नाटक में। चंद्रगुप्त नाटक में दांडायन एक प्रमुख पात्र आता है, जो कि भारत के मनुष्यों की अंतर्द्वंद को रेखांकित करने का प्रयास करता है। वह सिकंदर से कहता है कि अभी तुम पश्चिमेत्तर क्षेत्र में पूरा पार भी नहीं किए हो और अभी से अपने आप को विश्व विजेता घोषित कर रहे हो। तुम्हारे ये चमकीले नश्वर अभिभूत मुझे प्रभावित नहीं कर सकते हैं।
ये सब सारी चीज़ें चंद्रगुप्त नाटक में दिखाई गई हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कुल मिलाकर स्पष्टता ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण एवं पुनरुत्थानवाद को जयशंकर प्रसाद ने प्रकट करने की कोशिश किया है, और साथ ही साथ जो भारत के मानवीय मूल्य खो चुके थे, जो हमारी अस्मिता खो चुकी थी, उसी आदर्श को वर्तमान में संगठित करने का प्रयास किया गया है। अलका जो पात्र आती है उसके संदर्भ में मैंने बताया कि किस तरीके से वह अपने प्रसाद को छोड़कर चली जाती है और राष्ट्र निर्माण में जो है अपनी भूमिका को अदा करती है। उस समय के तत्कालीन परिवेश में चाहे विशाख नाटक हो, चाहे राजश्री नाटक हो, हर्षकालीन जो उत्तराधिकार की समस्या थी, अस्त व्यस्त शासन हमारा हो गया था, उसी सब को आधार बना के जयशंकर प्रसाद ने उसमें थोड़ा बहुत कल्पना का सृजनात्मक प्रयोग किया है। तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास नहीं किया है। जाहिर सी बात है, हम लोगों को पता है कि गुप्त काल स्वर्ण युग काल था। तो ये सब सारी चीज़ों को आधार बना के जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस नाटक को प्रस्तुत किया है, जो कि उस समय के स्वाधीनता आंदोलन में अपने एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। इसीलिए देखते हैं हम उस परिप्रेक्ष्य में जहाँ निराला एक तरफ राम की शक्ति पूजा जैसी कविता लिख रहे थे और प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र गोदान जैसे महाकाव्यात्मक उपन्यास की रचना कर चुके थे, ये सभी जो है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उसी का प्रभाव जो है वो जयशंकर प्रसाद की कहीं ना कहीं कामायनी पर भी देखने को मिलता है, जहाँ पे वे कहते हैं अहिंसा से प्रभावित हो गए कि ये प्राणी जो बचे हैं अचल जगती के, क्या इनके कुछ अधिकार नहीं, या शक्ति के जो विद्युत कण हो बिखरे निरुपाय विजयनी उनको समन्वय कर समस्त मानवता हो जाए। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी न करेंगे ये बासी फूल, तिरस्कृत इसको तुम बनाते हो असफल भवधाम। इस तरीके की कामायनी में भी सारी जो है विडंबनाएं देखने को मिलती हैं। उसी तरीके से जो है शंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में भी ये सारी समस्याएं को देखने को मिलती हैं। सकटार जैसा पात्र आता है इसमें, मालविका आती है, वह कहती है ओ स्मृतियों मेरे जीवन के आकुल अंतर अनुराग, बैठ गुलाबी विजन बिसा, गाते हो तुम कौन सा राग। सभी जो पात्र हैं स्त्री प्रेम वो चंद्रगुप्त के प्रति कहीं ना कहीं आकर्षित हैं, उनके प्रति जो है निश्चल प्रेम एवं समर्पण है, लेकिन वह प्रेम एवं समर्पण राष्ट्र प्रेम से ऊपर नहीं है। राष्ट्र प्रेम से ऊपर इनका प्रेम नहीं है, क्योंकि राष्ट्र प्रेम उस समय बहुत ज़रूरी था अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागते हुए। इसीलिए जयशंकर प्रसाद का ये जो नाटक है वो अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली हैं। भले इन पर आक्षेप लगाया गया हो कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वह रंगमंच की दृष्टि से या फिर वस्तुतः नाटककार थे ही नहीं, लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उस समय की जो संस्कृति सभ्यता को उठाकर जयशंकर प्रसाद ने इसमें वर्तमान युग में पिरोने का काम किया है, वह बहुत ही सुंदर समन्वय तरीके से किया है। और जयशंकर प्रसाद की सबसे बड़ी विशेषता यही है। करुणालय उनका गीत नाट्य देख लीजिए, राजश्री उनका राजश्री नाटक देख लीजिए, तो इन सब सारी स्थितियों को दिखाया गया। मैं आपको नाटक दिखा देता हूँ। ये जो है चंद्रगुप्त नाटक है, इसको मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है। इसी प्रकार जैसे मैंने प्रथम अंक में बात किया, उसके बाद फिर स्थितियाँ बदलती रहती हैं। द्वितीय एवं तृतीय अंक में किस प्रकार से यवनों का आक्रमण होता है पश्चिमेतर क्षेत्र में, पंजाब एवं चाणक्य इसीलिए कहता है कि जब यवन आक्रमण करेंगे तो वह बौद्ध जनता एवं ब्राह्मण जनता के बीच भेद नहीं देखेंगे। और जो नंद वंश का शासक था, इसीलिए वहाँ पे तक्षशिला का स्नातक कहता है कि मदिरा में डूबे हुए इस राज्य के राजा नहीं, अपितु यहाँ की जो जनता भी है वह भी मदिरा में, विलासिता में इस तरीके से डूबी हुई है
कि कोई भी यवन आक्रमणकारी आके आज हम पर अत्याचार करने के लिए एकदम तैयार बैठा हुआ है, उसके बावजूद जो है वो हमारी चेतना नहीं जागृत हो रही है। हम सिर्फ अपने विलासिता के मद में चूर हैं और जो नंद वंश का शासक है वह बौद्ध जनता एवं एक तरफ तो वह कहता है कि हाँ बौद्धों से भी मैं प्रभावित हूँ, उनका भी साथ दे रहा है, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण को भी कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, उसके बाद दोनों को ही आपस में लड़ा रहा है। तो इस तरीके की स्थितियाँ जो है वह कहीं ना कहीं जाहिर करती हैं कि इसी का फ़ायदा उठाकर हिंदू एवं मुसलमान जनता के बीच धार्मिक उन्माद को फैलाकर अंग्रेज़ों ने भी हमारा शोषण किया और इसी को शोषण को तोड़ने के लिए जो है वह इसी सब सारी चीज़ों को बताने के लिए चंद्रगुप्त नाटक जो जयशंकर प्रसाद का है वह वर्तमान समय में प्रासंगिक हो जाता है। यह नाटक अपने आप में कई मूल संवेदनाओं को केड़ते हुए चलता है। कैसे? सबसे पहला तो जो है यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण के परिप्रेक्ष्य में तो लिखा ही गया। नारी मूल्यों और अस्मिता को उजागर करने के साथ साथ वहाँ पे दिखाया गया कि व्यक्तिगत स्वार्थ से हटकर किस प्रकार से राष्ट्र प्रेम के लिए जो है वह न्यौछावर हो जाती हैं, इसको भी दिखाया गया है। साथ ही साथ घनानंद जैसे उस क्रूर शासक, अत्याचारी शासक, अविवेकी शासक और मद में चूर हुई, विलासिता में चूर हुई जनता को भी जागृत करने का प्रयास इस समय के नाटक में किया गया। उस समय की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि संप्रदायवाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद की जो समस्या जकड़ी हुई थी, जिसके कारण जो है वो भारतीय जनता आपस में कलह की स्थिति में बनी हुई थी, जिसका फ़ायदा जो है वो विदेशी आक्रांताओं ने उठाया, चाहे यमन हो चाहे अंग्रेज हो। उसी को आधार बना के जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक को लिखा। इसलिए जयशंकर प्रसाद जो है इतिहास का सृजनात्मक प्रयोग करते हैं और विशाख नाटक में मैंने बताया था कि कोई भी जाति जो है इतिहास का अनुशीलन इसीलिए करती है क्योंकि वह वर्तमान के आदर्श को संगठित कर सके। ये आपको नाटक मैंने दिखा दिया है, ये सब सारी चीज़ें हैं। इसमें मालविका का कथन है कि फूल हंसते हुए आते हैं और मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरड़ी को भिगोकर चले जाते हैं, एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है, क्या पृथ्वी तल रोने के लिए ही है? चंद्रगुप्त जैसा जो पात्र है वह कहता है कि युद्ध देखना हो तो मेरे हृदय को फाड़ कर देखो, भावों और अभावों का युद्ध। ये सब सारी स्थितियों को जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही बखूबी तरीके से दिखाया है। मैंने जो है वो आपको इसके संवेदना और मूल पात्र, कुछ महत्वपूर्ण आलोचकों के कथन बता दिए हैं। थोड़ा सा मैं आज इसको बहुत सही तरीके से आपको व्याख्यायित नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और क्योंकि अभी KBS NBS में जो है वो सारी चीज़ें थी, तो हाँ ये था कि चंद्रगुप्त नाटक पर जो है एक व्याख्यान को प्रस्तुत करना है, तो अभी जो चीज़ें याद थी उसी के संदर्भ में मैंने आपको बता दिया। किसी दिन इस पर 2-2.5 घंटे का लेक्चर जो है वो मैं तैयार, एक बार चंद्रगुप्त नाटक को पढ़ूंगा तो सारी स्थितियों को इसको विस्तार से आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जो है इसकी जो मूल संवेदना, जो प्रमुख पात्र हैं, चाहे चाणक्य हो, चाहे अलका हो, अंबिक हो, जो कि UGC नेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछी जाते हैं, इन सभी पात्रों को आपको देख लेना है। और ये क्या क्या थे, जैसे जो है वो सिकंदर कहाँ का था, सेल्यूकस जो है, फिलिप्स कौन था, तो ये सब सारी चीज़ों को देखना है। मौर्य साम्राज्य का निर्माता चाणक्य आता है, चंद्रगुप्त जो है वह मौर्य सम्राट है, राक्षस जो है वो मगध का अमात्य है, अंबिक जो है वह तक्षशिला का राजकुमार है, अलका तक्षशिला की राजकुमारी है, दांडायन जो है वह एक तपस्वी है, पर्वतेश्वर जो है वो पंजाब का राजा है। तो ये सब सारी चीज़ों को हमको देखना है। प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक में भी जो है ये सब सारी चीज़ों को बताया गया है। इसमें जो है चाणक्य का बलिदान अपने राष्ट्र निर्माण के लिए, बलिदान क्या उसको मतलब कहेंगे, किस तरीके से वह कहता नहीं है कि शिक्षा ही वह माध्यम जिसके कारण से हम अपने देश को सुधार सकते हैं। चाणक्य का कथन इसी नाटक में आता है।
प्रकृति के निर्माण में एवं उसके विनाश में जो है वह शिक्षक और ब्राह्मण की ही भूमिका रहती है। इसलिए वह कहता है कि मेरे पास पाड़नी में सिर खपाने का समय नहीं है। और ये कथन आपके यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा गया है। अभी तो मैं सिर्फ आपको मूल संवेदना बता रहा हूँ, व्याख्यान बता रहा हूँ कि इसमें से जब इस व्याख्यान को सुनेंगे तो बीए एमए की परीक्षाओं में आप कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ही। बाद में मैं भी आपको पीडीएफ से पढ़ाऊँगा। और अभी तो मैं आपको संवेदना बता रहा हूँ जो कि आपको कोई बताता नहीं है। आपको सिर्फ पीडीएफ खोल के पढ़वाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ ऐसे शिक्षक हैं। मैं भी बताऊंगा, सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताऊंगा। अभी तो मैं प्रश्न के दृष्टिकोण से इस नाटक पर चर्चा किया ही नहीं हूँ। अभी तो मैंने इसकी जो संवेदनाएं हैं उसके संदर्भ में बात किया हूँ और आज थोड़ा कम अच्छी तरीके से व्याख्यायित किया हूँ। आप जो मेरे पुराने नाटक हैं उसको आप देख लीजिए, वहाँ पे जो है मैं अच्छी तरीके से व्याख्यायित करता हूँ। तो सारी चीज़ें जो हैं वो स्थितियाँ स्पष्ट कर दिया हूँ। अब तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाटकों की श्रृंखला में हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ नाटक जो हैं वो छूट गए हैं, उसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।